चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के रामगढ़ पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं। कहा हर विषय पर प्रत्यक्ष रूप से जनता तक पहुंचकर करेंगे समस्याओं का समाधान। प्रदेश सरकार ने नूंह जिले को दी 30 खेल नर्सरियों की सौगात। खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे खिलाड़ी। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सहेली की सुविधा। आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेंगी गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक करेंगी महिलाओं की देखभाल। और देश प्रदेश में उत्साह के साथ मनाई गई हनुमान जयंती। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के गांव रामगढ़ का दौरा किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर स्तर तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए। इसी सोच के चलते हर विषय पर लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम हर जिले से सुविधा से सुसज्जित सरकारी अस्पताल में देने जा रहे हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है, यहाँ पर किसान की सभी फसल एमएसपी पर ली जाती है। प्रदेश में सरसों उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एशिया की सबसे बड़ी तेल मिल लगाई जाएगी। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी तेल मिल लगाने का प्रयास जारी है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चौपाल लगाकर लोगों का हालचाल पूछा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार के कार्यों की लोगों में जाकर चर्चा करें, उनसे फीडबैक लें और उनकी समस्याओं को सुने। हमने गांव के लोगों से बातचीत चौपाल पर मीटिंग की है। अभी आपके सामने इस चौपाल के अंदर में बैठ रहा हूं। और इसके बाद हम यहाँ के हमारे जो बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। लगभग 4-5 घंटे आज हर गांव के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आज वहां पर उपस्थित है। और इसके तहत सरकार ने जो डबल इंजन सरकार ने काम किए, उन कामों के बारे में लोगों से चर्चा करनी, लोगों की कोई समस्या गांव की तरफ से आती है उसको लेकर के उसका समाधान करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर सरपंचों को बुलाया जाएगा और उन्हें कुछ लक्ष्य दिए जाएंगे। महिला सरपंच को हर गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। बेटी गांव की सरपंच है, तब उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि गांव में किसी प्रकार की कुप्रथा ना हो। बेटी इसका ध्यान रखेगी। के अवसर के ऊपर हम सरपंचों को भी बुलाने वाले हैं और हम उनको कुछ टारगेट देने वाले हैं। वो टारगेट देंगे आपके सामने है। उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि जो हमारी महिला सरपंच हैं, हमारी वो हर सरपंच गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। क्योंकि उनके गांव के अंदर जब हमारी बेटी सरपंच है गांव की, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि गांव में इस प्रकार की कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। वो उसका ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में आईएमटी खरखोदा की तरह से 10 जिलों में आईएमटी स्थापित करेगी। इससे मेक इन इंडिया के तहत मेक इन हरियाणा का भी सपना साकार होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वे कल खरखोदा में निर्माणाधीन मारुति प्लांट के प्रगति कार्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हर कदम पर उद्यमियों के साथ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को आईएमटी खरखोदा जैसे प्रोजेक्ट सिद्धि तक लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी प्रकार की एनओसी सिंगल विंडो के माध्यम से 15 दिन के अंदर जारी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार उत्पादन प्लांट खरखोदा आईएमटी में स्थापित होने जा रहा है, जो पूरा होने पर साल में 10 लाख कारों का उत्पादन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से प्रदेश के विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार सौर ऊर्जा, कोयला आधारित और परमाणु संयंत्र से बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत का कपड़ा निर्यात 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही टेक्सटाइल में क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होंगे। वे आज भिवानी के प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कॉलेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प को लेकर शैक्षणिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उन्होंने युवाओं को नए क्षेत्रों में रोजगार तलाशने की सलाह दी। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार का जिक्र करते हुए रोबोटिक, एआई, मिशन लर्निंग और डाटा एनालिसिस जैसे विषयों की पढ़ाई करवाए जाने को कहा। उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही नई तकनीकों को सीखने का कार्य करें, ताकि भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 90 वर्षों में यह संस्थान अनगिनत विद्यार्थियों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में शिक्षा दे चुका है। इस संस्थान का देश के टेक्सटाइल के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। मुझे बहुत खुशी है, देश में सबसे बड़ा पुराना और प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कॉलेज है और जिसकी स्थापना बिरला जी ने किया था और करीब करीब 90 वर्ष पूरा हुए और इस कॉलेज से हजारों छात्र निकले और हजारों विद्यार्थी भी आगे बढ़े, उद्योगपति बने, साइंटिस्ट बने और काफ़ी जो है देश के लिए योगदान दिया है। और मुझे और भी खुशी है जो बिरला एजुकेशन ट्रस्ट ने उसको संचालन करने के लिए हर साल 9 करोड़ रुपए दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नूंह जिले के खिलाड़ियों को 30 खेल नर्सरियों की सौगात दी है। इन खेल नर्सरियों में जल्द ही खिलाड़ी अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता करके बताया कि नूंह जिले को 30 खेल नर्सरियां मिली हैं। यह नर्सरियां सरकारी स्कूल, राजीव गांधी खेल परिसर और पंचायतों में खोली जाएंगी। यहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलेगा और सुविधा नहीं होने के चलते प्रतिभाएं लुप्त नहीं होंगी। इन नर्सरियों में जिले की प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड में होने वाली कुश्ती, दौड़ आदि खेलों की नर्सरी खोली जाएगी। इनसे खेल गतिविधियों में काफी सुधार आएगा और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो कोच उपलब्ध है या फिर जिन लोगों ने खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी कोच के तौर पर साल में 10 महीने के लिए सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को 2 से 3 हजार रुपए प्रति महीने डाइट के लिए भी मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि खेलों के प्रति जागरूकता के लिए खेलो मेवात नाम से एक अभियान भी चलाया जा रहा है। खेलो मेवात में अच्छा काम करने वाले बच्चों की भी सूची तैयार की जा रही है। इन खेल नर्सरियों के बाद मेवात में भी मेडल आने शुरू हो जाएंगे। 30 खेल नर्सरी से हमारी जो खेल प्रतिभाएं हैं और यहाँ पे बड़ा अच्छा टैलेंट है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो इन खेल नर्सरी से उन टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन होगा, उनको एक प्रॉपर ट्रेंड कोच के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी, प्लस रिसोर्स के अभाव में कई बार अच्छा टैलेंट प्रतिभा भी छुपी रह जाती है। तो खेल नर्सरी में जो उनको डाइटरी प्रोविजंस मिलेंगे, उनसे उनकी हेल्थ भी होगा ताकि वो अच्छा परफॉर्म देंगे। और इन खेल नर्सरियों में जो बच्चे और भी आगे अव्वल होंगे और हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में जो चीज़ें होंगी उनके लिए हम स्पॉन्सर भी जुटाएंगे ताकि वो बच्चा राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। और खेलों मेवात में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो अलग अलग खेलों में, उनकी भी हम सूची बना रहे हैं ताकि ये दोनों जो है प्रोग्राम जो है वो अलाइंड हो। और इस साल में मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सुदृढ़ होंगे। साथ ही हमने जैसे विभिन्न योजनाएं हैं उनके कन्वर्जन से 25 वॉलीबॉल कोर्ट पिछले 3 महीने में बनाए हैं।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर किसी तरह का झगड़ा नहीं होगा। जो जमीन के झगड़े चल रहे हैं उनका निपटान भी अच्छे से किया जा सकेगा। वे कल करनाल में अधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति वक्फ के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। वक्फ अधिनियम पर मुस्लिम समाज खुश है। समाज के हित में यह संशोधन हुआ है जिससे समाज को ही लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में लाखों एकड़ जमीन गलत तरीके से वक्फ घोषित की गई थी, अब यह नहीं हो सकेगा। प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का ऐसा है जो इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के बाद बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो लाखों एकड़ ज़मीन देश की और वक्फ के अंदर उसको घोषित कर दिया गया वक्फ की ज़मीन, अब उसके तरीके भी अनाप शनाप तरीके थे। कोई भी ज़मीन जब दिखती थी इसका कोई वारिस नहीं है या कहीं डिस्प्यूट में है या कोई भी अनपढ़ आदमी है, ऐसी बहुत ज़मीनें निकल करके आ रही हैं जो वक्फ की ज़मीनें हो गई। बाद में लिटिगेशन की उसकी शिकायतें भी चल रही हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट के बाद अब किसी प्रकार का झगड़ा आगे वक्फ की ज़मीन में होगा नहीं और पिछली जो ज़मीनें झगड़े में हैं उनका भी निपटारा ठीक से हो जाएगा। पहले तो वक्फ की कोई भी फैसले के ऊपर कोर्ट में अपील भी नहीं हो सकती थी, अब किसी भी वक्फ के फैसले पर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहे तो कोर्ट में वो जा सकता है। और इस ज़मीन का उपयोग समाज के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, बच्चों के हित में हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खुलें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलें, इस प्रकार का रास्ता भी साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार और यमुनानगर आ रहे हैं। हिसार में वह प्रदेश को पहले एयरपोर्ट की सौगात देंगे। यहां से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी। इसके अलावा उड़ानों की रूपरेखा बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। पहले से 600 मेगावाट के प्लांट वहां पर लगे हुए हैं। इससे प्रदेश की बिजली आपूर्ति अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि देश में अब केवल भाजपा और एनडीए का माहौल है। देश में ट्रेंड बना है कि एनडीए की सरकारें दोबारा बन रही हैं। कुछ प्रदेशों में नई सरकारें भी बनी हैं। भाजपा और एनडीए एकदम मजबूत है। प्रोजेक्ट है, उसके बाद छोटे प्रोजेक्ट और भी हैं कई, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में हिसार के अंदर एयरपोर्ट का विधिवत उसका जो शुभारंभ है वो 14 अप्रैल को हो रहा है। उस दिन पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या ये चलेगी और उसके बाद आगे भी कौन कौन सी फ्लाइट चलेगी उसका आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। छोटी बड़ी सब फ्लाइट्स खास करके दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर जो कंजेशन होता है वहाँ से भी कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट करके यहाँ आएंगे, यहाँ से सीधी भी जो फ्लाइट्स हैं वो चलेंगी। यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। पहले से 600 मेगावाट के प्लांट वहाँ 2 लगे हुए हैं, नया एक 800 मेगावाट का चलेगा तो हरियाणा की जो बिजली की सप्लाई है तो उसके अंदर और जो है अच्छी दुरुस्त हो जाएगी। प्रदेश में हर गर्भवती महिला जिसके पास पहले से लड़की है उन्हें एक समर्पित देखभाल करता सहेली प्रदान की जाएगी। यह सहेली महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आशा कार्यकर्ता होगी। सहेली गर्भवती महिला को गर्भावस्था की पहली तथा दूसरी तिमाही से लेकर शिशु के सुरक्षित प्रसव तक निरंतर सहयोग तथा देखभाल प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सचिव ने एक संयुक्त बैठक में निर्देश दिए कि एनएचएम गर्भवती महिलाओं से संबंधित डेटा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साझा करेगा। इस डेटा के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला के लिए एक सहेली नियुक्त करेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा गर्भवती महिला की सहेली के रूप में कार्य करेंगी तथा मातृत्व देखभाल तथा भावनात्मक समर्थन के लिए उसका मुख्य संपर्क सूत्र बनेंगी। प्रत्येक गर्भवती महिला को तुरंत प्रभाव से एक सहेली प्रदान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं की समग्र हित सहित सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन मिले और प्रसव पूर्व देखभाल में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त हो सके। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कल रोहतक के राजकीय महिला पीजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में पास हुए विद्यार्थियों को उपाधियां भी प्रदान की गई। इस दौरान अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की बात कही। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्कूलों को स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी कीमत पर पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीने में हर स्कूल के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। स्कूलों
की कमियों को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों पर अपने परिसर से ही किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए दबाव डालने की खबरें प्राप्त हुई है। विद्यार्थी कहीं से भी किताब और ड्रेस खरीद सकते हैं। अगर स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलती है तो कार्रवाई तुरंत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निजी स्वार्थों में डूबी है, जबकि भाजपा हर वर्ग के हित के लिए कार्य कर रही है। हरियाणा में युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां भी दी जा रही हैं। सब बच्चों को डिग्री मिली है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे आज से अपनी डिग्री लेने के बाद एक अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मेरी और कॉलेज की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इंफ्रा के लिए मैंने साफ निर्देश दिए थे। पिछले दिनों में मैंने 2.5-3 महीने में लगभग हर स्कूल के लिए बजट दिया है। उसमें वर्क चालू है, बहुत सारे स्कूलों में हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियों के लिए जैसे शौचालय नहीं थे, लड़कों के शौचालय नहीं थे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो नहीं थी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि 100% है। कांग्रेस के पास मनोबल नहीं है। कांग्रेस का मनोबल कभी भी इसलिए नहीं पैदा हुआ क्योंकि कभी उन्होंने इस देश की मिट्टी से प्रेम नहीं किया। उनके अपने निजी स्वार्थ, उनके अपने निजी हित, वो सदा उनको नजर आए हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने में पलवल शहर का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। शहर के सभी चौराहों को सजाने संवारने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पलवल को हरा भरा बनाने के लिए जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से गीता के ज्ञान और संत शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के जीवन संदेश को युवाओं तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमारा प्रयास है कि अग्रिम जिलों में स्वच्छता में पलवल रहे। 6 महीने में अच्छी ग्रीनरी के साथ, सुंदरता के साथ हर चौराहे को सजाने और संवारने का काम, और हर चौराहे से किसी न किसी रूप से, चाहे गीता के ज्ञान का संदेश हो, चाहे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जैसे चौकों का अनावरण हो। मैं मीडिया के साथियों से भी आग्रह करता हूं, हमारा सहयोग करें। आप भी पलवल के वासी हो, हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, हमें सुझाव दीजिए। प्रदेश से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र जरूरी है। इसे लेकर जींद सिविल अस्पताल में मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की फिटनेस जांच शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इस वर्ष भी श्रद्धालु सावन माह में बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि जिला मुख्यालय पर फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 2 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और कई लोग प्रतिदिन अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 14 से 70 साल तक की आयु के यात्री अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य जांच के लिए आए यात्रियों ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि वे बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अमरनाथ जा रहे हैं। बाबा के दर्शनों से मन प्रसन्न होता है और उन्हें अपार शांति मिलती है। अप्रैल माह के अंदर जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए जो मेडिकल प्रक्रिया है वो सरकार की तरफ से हमारे पास जो है वो कैंडिडेट्स जो है आने लग गए हैं। उनका जो परफॉर्मा पूरी तरह से भर के उसकी जो फोटो होती है, लेटेस्ट फोटोग्राफ से कलर, वो लगा के उनका जो भी हमारे यहाँ की फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें कि हम लोग एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की राय लेते हैं, ईसीजी वगैरह जांच करवाई जाती है, बीपी का टेस्ट होता है। उस मेडिकल प्रक्रिया में गुजरने के पश्चात हमारे पास जो एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास भी काउंटर साइन के लिए आते हैं। उसके पश्चात हम उनको मेडिकली फिट और अनफिट करते हैं। अप्रैल माह में के आसपास ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और रोज की अगर हम बात करें तो डेली 10-20 कैंडिडेट जो इस तरह के हमारे पास पहुंचे। पहली बार बाबा नाथ यात्रा में जा रहा हूँ। मेरा पिछले साल भी रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन किसी कारणवश मैं जा नहीं पाया। अब मैं यहाँ संसार में यहाँ पे बहुत दुख रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद हमें सुख प्राप्त होता है, शांति मिलती है। मैंने सुना पिछली बार यात्रा अधूरी थी,
लेकिन अब की बार मेरी यात्रा पूरी होगी। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद रहा तो मैं अब की बार यात्रा पूरी करूंगा। तो मैं अमरनाथ यात्रा पर हर साल जाता हूँ। अब की बार मेरी तीसरी यात्रा है। वहां जाकर बाबा के चरणों में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है। और अभी आज ही मैंने मेडिकल कराया और मैं 14 तारीख को इसको डेट लूंगा क्या मिलती है। मैं अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही हूँ। आज मैंने मेडिकल कराया है, जो कि मेरा सब कुछ सही आया है। अमरनाथ जाके हमें बहुत खुशी मिलती है बाबा के दर्शन करके। आज हनुमान जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। श्रद्धालु पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, समस्त देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट मोचन भगवान बजरंग बली सभी के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, विवेक और दीर्घायु प्रदान करें। हिंदू धर्म में हनुमान जन्मोत्सव अपना विशेष महत्व रखता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। कैथल में हनुमान जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ धूमधाम के साथ मनाई गई। सवेरे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैथल के दक्षिण मुखी हनुमान अंजलि का टीला बड़े हनुमान मंदिर में पहुंचना शुरू हो गए थे। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की ओर से हवन यज्ञ करके पूजा अर्चना की गई। कई मंदिरों में भंडारे भी लगाए गए। शहर में श्रद्धालुओं द्वारा कई जगहों पर प्रसाद वितरित किया गया। कैथल के प्राचीन हनुमान मंदिर के परम संत राघव दास शास्त्री ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव पर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। उनकी पूजा करने से श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान मंदिरों में आए श्रद्धालुओं ने कहा कि कैथल शहर में हनुमान जी के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनमें श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। उन्होंने कहा कि शहर का पहले नाम कपी स्थल था। श्रद्धालुओं का मानना है कि कैथल को हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी एकादश रुद्र के अवतार हैं और साक्षात भगवान शिव अपना शरीर और भेष बदल करके हनुमान का रूप में भगवान श्री राम को कार्य को पूरा करने के लिए ही हनुमान के स्वरूप में अवतरित हुए। रुद्र देह तदिनेह बसा शंकर भय हनुमान। शंकर जी साक्षात हनुमान बन करके राम जी के कार्य को पूरा किए हैं। आज हनुमान जयंती है। सारे भारतवर्ष में नहीं, वर्ल्ड में, विश्व में हनुमान जी के जन्म का उत्सव चल रहा है। यहाँ पे आज हर्षोल्लास से काफ़ी अच्छा जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हनुमान जी तो एक कहते हैं कि वो जीवित हैं और सभी जगह मतलब सभी जो भी दुखी हैं, जो भी हैं, जो उनको याद करता है वो हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। हमारे हनुमान जी का जन्मदिन मना रहे हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और इसके लिए हम आप सभी श्रद्धालुओं को और सभी कैथल वासियों को हम इसकी तरफ से हम बधाई देते हैं। हनुमान जी का जन्मदिन है, हम तो धन्य हो गए यहाँ पे आके दर्शन करके बाबा जी के। मैं पहली बार आई हूँ जी यहाँ। सुना था पहले भी बाबा जी बड़े दयालु हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो हम भी अपनी मनोकामना लेके आए हैं। छोटी काशी भिवानी में हनुमान जन्मोत्सव पर उत्साह, श्रद्धा भाव नजर आया। शिव मंदिर धाम में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया। यह आयोजन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मूल्यों को समर्पित रहा। इस विशेष अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी देखने को मिली। हवन यज्ञ और महामंत्रों
के उच्चारण के आयोजन की शुरुआत हुई। मंदिर परिसर में संकट मोचन हनुमान की प्रतिमा का रुद्राभिषेक किया गया और उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया गया। मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने श्रद्धालुओं को हनुमान जी के जीवन प्रसंगों से अवगत कराते हुए बताया कि किस प्रकार वे भगवान शिव के रुद्र रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी का जीवन शक्ति, भक्ति, सेवा और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा को अपनाना चाहिए। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर स्वच्छ वातावरण और जल एवं पर्यावरण संरक्षण की अपील की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। सांसद ने कहा कि हमें पेड़ लगाकर छोड़ना नहीं है, बल्कि उसका पालन पोषण भी करना है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत देश धर्म पर विश्वास रखने वाला है। हमें अपने जीवन से कुछ समय धार्मिक स्थान के लिए निकालना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध रहे। धार्मिक कार्यक्रमों से हमारे विचार सकारात्मक होते हैं। ये जल और वृक्ष दो चीजें की, पहला हमारा कि जल हीरा जल जोरी, जल लालो की लाल, जल की माया जगत में जल मिल जाएगा। जल की सुरक्षिता नहीं रहेगी, जल की बिना इस सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई है, जल के अंदर ही उत्पत्ति हो, तो उस जल की संरक्षण करना की कमी ना हो। तो हमारा देश इस हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह सुबह उठ के आप जहाँ भी आए हो देखोगे 4 बजे ही महाराज जी ने शुरू कर दिया। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना, साफ सफाई, सुबह उठना, शुद्ध वातावरण रखना, क्योंकि हमारा देश तो सबसे ज़्यादा धार्मिक है, हम धर्म पर विश्वास रखने वाले हैं। एयर तो आपकी क्वालिटी थी, इंडेक्स था, वो पता कितना था, 500 प्लस, सांस आना मुश्किल हो गया था। अगर यही हालात रहे और इसके बावजूद हम पेड़ काटने में, दूसरी चीज़ करने में, पता नहीं हमें क्या मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं एक पेड़ तो माँ का नाम लगा लो, और माँ केवल लगाओ बल्कि उसको पाड़ो पोसो, वो आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है। सोनीपत में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के सभी मंदिरों व धार्मिक स्थानों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की उपासना कर लड्डू व श्रृंगार भेंट कर आशीर्वाद लिया और बल वृद्धि में बुद्धि की कामना की। धार्मिक संस्थाओं और मंदिर कमेटी द्वारा हवन यज्ञ कर पाठ किया गया। इस मौके पर भंडारे लगाए गए। बाजारों में हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं ने अपने घर व मंदिर के लिए झंडे, हनुमान जी का चोला और पूजा सामग्री खरीदी। मेयर राजीव जैन ने बताया कि लोगों में बड़ी आस्था है और सभी के जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे। श्रद्धालु माई राम कौशिक ने बताया कि सोनीपत में बड़े स्तर पर आयोजन हो रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हनुमान जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सारी जनता का जो है कल्याण हो, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है। हनुमान जी की स्तुति करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है, जीवन के हर संकट मिट जाते हैं और हनुमान जी की स्तुति करने से शनि देव भी जो है प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा भी बरसती है। इसलिए ऐसे आराध्य देव हनुमान जी की जयंती की पुनः जो है शुभकामनाएं देता हूँ। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर पूरे हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरे सोनीपत के अंदर हनुमान जयंती के अवसर पर भंडारे लगाए जा रहे हैं जगह जगह, और पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल हनुमान जी का माहौल है और कोई इसमें संशय नहीं है। जब मोदी जी का सपना साकार होगा 2047 में एक विकसित भारत के रूप में, मोदी जी के आशीर्वाद से, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हरियाणा, जय भारत। मौसम के कल अचानक करवट बदलने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिरसा में शुक्रवार शाम को मौसम एकाएक बदला और तेज बरसात के साथ एक आध स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। गौरतलब है कि खेतों में गेहूं की फसल तक हो गई तैयार खड़ी थी और किसान फसल कटाई में जुटे हैं। कल हुई तेज बारिश और ओले से गांव करूंगा वाली में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय किसानों ने बताया कि बारिश ने तैयार खड़ी फसल को क्षति पहुंचाई है। खराब मौसम के चलते गेहूं झड़कर जमीन पर गिरी और बालियां टूट गई हैं। फसल का काफी नुकसान हुआ है और गेहूं की पैदावार में इसका असर पड़ेगा।
ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, 30-40% ਹੈ ਜੀ। ਕਣਕ ਦੇਖੋ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਦਾਣੇ ਹਰੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਟਰ ਪਾਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਰੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਕਣੀਓ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵਢਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੂ ਜੀ ਕਪੈਰ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, 60 ਤੋਂ 70% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਜੀ ਝੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹਦੇ ਉਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਐਡੇ ਗੜੇ ਆਏ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਐਡੇ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਵੀ ਸੀ ਫਸਲ। नुकसान तो देखे जाते जी अपने बल्ले। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।